तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोगों का जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं, नया बैच हमने शुरू किया है जिसका हमारा टारगेट है कि हमें दिसंबर 2022 में अपना जीआरएफ हासिल करना ही है, या जिसका सपना नेट का है उसे नेट हासिल करना है। तो भाई, शुरू कर चुके हैं कहानी, तो बस अब हमें आगे ही बढ़ते चलना है। तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर है और ये फर्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर बेस बिल्कुल समझने वाले हैं कि आखिर मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की थ्योरीज क्या हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। तो ये सारा जो पार्ट है इसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, और ये जो सेशन है जो अभी चल रहा है, ये आपका कोड 17, आपका कोड 55, कोड 8 सभी के लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा भी जो बच्चे मैनेजमेंट ट्रेनी, जो पीएसयू होते हैं, उनके लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एंड ऑल द बेस्ट गाइस। चलिए अपने अपने नोट्स बनाते जाइएगा साइड बाय साइड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज बिना नोट्स के कोई काम नहीं चलता है। ओके, लेट मी जस्ट वन चेक। ओके, यस। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मैनेजमेंट। सबसे पहले हम इसी को ही लेकर आते हैं कि मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, ये मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को हमको सक्सेसफुली रन कराना है कि इनपुट से आउटपुट तक का जो फंडा है उसको प्रॉपरली अगर हमें करवाना है, तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कौन सा काम कब होना है, कैसे होना है, कहाँ से होगा, इसका कोई भी एक बेस नहीं होगा, तो वहाँ गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैनेज होना चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और वही यहाँ पर भी बताया गया है, राइट। तो चलिए, जैसे अभी इसमें क्या बताया गया ना कि ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट को हम लेकर आए हैं यहाँ पर। अब ये ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो देखते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट कहता है गेटिंग थिंग्स डन बाय द अदर्स। पहले के जो मैनेजर्स थे वो वाकई में सिर्फ और सिर्फ मैनेजर ही थे। उनका सिर्फ काम क्या था कि भाई दूसरों को काम दे दो और करवाओ, बस इस तरह का हिसाब था। खुद का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उनका मकसद था कि भाई मैंने तुम्हें काम दिया, तुम्हें करना है। बट अभी आ चुका है हमारे पास नया कॉन्सेप्ट जिसमें लोगों को समझ में आया है पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट्स की वैल्यू। इसीलिए आजकल एग्जाम में आप लोगों से एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज द करंट सिनेरियो। ये हमारा करंट सिनेरियो हो चुका है। आज के समय पर जो मैनेजर है वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करता है। वो चाहता है कि हमारा काम सक्सेसफुल हो, इसलिए गेटिंग थिंग्स डन बाय द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। और ये वो तभी कर पाएगा जब आपका जो मैनेजर है वो ऐड होगा एम्प्लॉयज के साथ में, यानी कि लीडर और टीम दोनों जब मिलकर काम करेंगे तभी हमारा ये काम सक्सेसफुल हो पाता है। अब बात आती है ये इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर होता क्या है ना। इसको भी हम देख लेते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना है। तो गाइस, पहले मैनेजमेंट को और बारीकी से समझ लेते हैं। मैनेजमेंट में कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। जिसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उनको सही ढंग से चलाने के लिए, उन एक्टिविटीज को सही ढंग से चलाने के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब ये जो एक्टिविटीज होती हैं, ये एक तरह से किसके लिए यूज की जाती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के लिए यूज की जाती है। जो भी हमारा ह्यूमन है, फाइनेंशियल, फिजिकल और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं, उन सब के लिए प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, इन फंक्शंस का यूज किया जाता है विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। हमारा मेन मकसद ही ये है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल हासिल करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है जो कि बार बार यूज होने वाला है मैनेजमेंट में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस फंडे को काम करता है, ये हमारा मैनेजमेंट है। ठीक है, तो सेट ऑफ एक्टिविटीज के लिए वर्क करता है। अब बात करते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर क्या होता है, जिसका हम बार बार यूज कर रहे हैं। अब ये वर्ड ना ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंट, किसी भी काम को एफिशिएंटली करना, यानी कि इस तरह से काम करना कि वेस्टेज ना हो। आप ना कीवर्ड दे रही हूँ मैं, इन कीवर्ड्स के थ्रू ही इनको याद करो, ये बहुत बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, ये कीवर्ड है हमारा। एफिशिएंट का मतलब होता है कि नो वेस्टेज,
बिना किसी मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं आप किसी भी रिसोर्सेज का, इतना बेहतरीन तरीके से आप रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर रहे हो कि किसी भी तरह का कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है। ये हो गया हमारा एफिशिएंट। इफेक्टिव का क्या मतलब है? इफेक्टिव का मतलब हो गया कि जो भी आप काम कर रहे हो वो राइट टाइम पर राइट प्लेस पर आप काम कर रहे हो, मतलब जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो वो बिल्कुल सही समय पर ले रहे हो, वो है। लाइक वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो भी डिसीजन लिया है वो आपने गलत समय पर ले लिया तो भी गड़बड़ है। एक तरह से रिसोर्सेज के लिए हम यहाँ पर रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करना, सही तरीके से यूज करना हमारा एफिशिएंट मैनर हो गया, और सही समय पर यूज करना हमारा इफेक्टिव मैनर हो गया। ठीक है, सो एफिशिएंट क्या हो गया? वी एफिशिएंट मीन्स रिसोर्सेज को वाइसली यूज करना, कॉस्ट इफेक्टिवली यूज करना, है ना, विदाउट वेस्टेज। और इफेक्टिव मीन्स कि आप मेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट देम, सही समय पर सही चीज का उपयोग करना इफेक्टिव हो गया। ठीक है, हमारे पास सब कुछ रखा हुआ है लेकिन सही समय पर आपने यूज नहीं किया उसका, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, है ना। एफिशिएंटली आपने रिसोर्सेज को बचा लिया। एक सिंपल सा एग्जाम है, ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो हमने क्या किया कि कुछ रिसोर्सेज हमने कुछ सेव करके रखा हुआ था कि ये हम ना आगे चल के यूज़ कर लेंगे। तो ये रिसोर्सेज आपने यूज़ करने के लिए बचा लिया, दैट इज़ योर एफिशिएंट मैनर। आपने एक एफिशिएंट मैनर में काम किया और रिसोर्सेज को बचा लिया। बट जब समय आया इस रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, तो उस समय पर आप भूल गए कि आपने वो रिसोर्सेज बचा के रखे हुए थे, है ना? उस समय आप भूल गए कि आपने रिसोर्सेज बचा के रखे हुए थे और आपने न्यू परचेज कर लिया, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर तो हमारी वेस्टेज हो गई, है ना। मतलब जो उस समय हमने विदाउट वेस्ट किए हुए जो चीजें बचाई थी उसको सही समय पर यूज ही नहीं किया। तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव, कि हमको सही समय पर सही डिसीजन लेना है जिससे कि इन चीजों का यूटिलाइज हो सके, दैट इज इफेक्टिव, राइट। अभी आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। चलो अभी आ जाते हैं इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, यानी कि मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही क्रिस्प वे में सारी चीज़ें बता रही हूँ, जितना आप लोगों के एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। बट जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिटेल में इनमें जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आप जाओगे ना तो प्लेलिस्ट में आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाना यूनिट 1 में, तो आपको ना इंडिविजुअली वीडियोस मिल जाएंगे अगर आपको डिटेल वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ से हम बात करेंगे, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन फॉर अस। सो इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स वैसे प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड से आपका स्टार्ट हुआ था, एंड देन क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरीज में हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी आता है। अभी आप लोगों का काम ये है कि जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आगे की स्लाइड को मूव किए बिना, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया है, और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया है। अगर पढ़ना चाहते हो अपने हाथों को हमेशा एक्टिव रखना, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद न्यू क्लासिकल थ्योरीज में आपका आता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड बिहेवियर साइंस थ्योरी। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड बिहेवियर साइंस थ्योरी। इसी ह्यूमन रिलेशन के अंदर है आपका हाथोन एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर इसमें से बनते ही बनते हैं। फिर आता है मॉडर्न थ्योरीज पर। मॉडर्न थ्योरीज में आपका सिस्टम अप्रोच, यानी कि वही इनपुट आउटपुट वाला फंडा, और दूसरा हमारा कंटिजेंसी अप्रोच, यानी कि किस तरह से सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, वो अप्रोच यहाँ पर आ जाती है। तो चलिए पहले चलते हैं क्लासिकल थ्योरी की तरफ कि वो क्या कहना चाह रही है। सो क्लासिकल थ्योरी, ओके गाइस, अभी तक अगर आपने अपनी अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है क्लास के लिए, जो ये वीडियो देख रहा है अपनी अपनी अटेंडेंस लगाते जाइए, वीडियो पर एक लाइक करिए जिससे हमारी अटेंडेंस मार्क हो जाए और मुझे ये पता चल जाए कितने बच्चों ने मेरी ये क्लास देखी है, राइट। चलिए, सो जनरल मैनेजमेंट थ्योरीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बहुत ही शॉर्ट में सारी चीजें बताई गई, फटाफट से इसको देख लो। देखो एफ डब्ल्यू टेलर यानी कि आपके फ्रेडरिक विल्सन टेलर, इन्होंने, यस फुल फॉर्म भी याद करना भाई, कई बार फुल फॉर्म में फंस जाते हो, है ना, फुल फॉर्म भी याद कर लेना। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है। थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है, ठीक है। इन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडी दिया है, डिफरेंशियल पीस एंड रेट प्लान दिया हुआ है। इनने ही आपका आगे हम देखेंगे, इन्होंने ही आपका फंक्शनल फोरमैनशिप दिया हुआ है। इन्होंने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं मैनेजमेंट के।
बट टाइम एंड मोशन स्टडी एंड पीस रेट प्लान जो है वो इन्होंने ही दिया हुआ है, ये एक इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आपको ये टर्म्स याद होने चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हेनरी फ्योल किससे जुड़े हुए हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने क्या किया? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए हैं, जो कि ठीक है, जो कि आज भी सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। ठीक है, आज भी सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये फंक्शंस भी दिए हैं, मैनेजमेंट फंक्शंस भी दिए हैं, जिनको वैसे हम फंक्शन का एक अलग से सेशन करेंगे तब आपको बताऊंगी। इसको याद करने के लिए जो तरीका होता है दैट इज दी PO3C। PO3C is the keyword for this one, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। नाउ तो मैक्स वर्वर पर आ जाओ। मैक्स वर्वर ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी हुई है, और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरीज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने बताया है डिवीजन ऑफ लेबर, फॉर्मल स्ट्रक्चर्स एंड मैनेजमेंट बाय रूल। ये क्या होता है इसको डिटेल में हम देखेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, और ये जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है ये कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में चीज़ों को रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आते हैं एल्टोन मायो, जिन्होंने कहा कि भाई हम कितना कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक हम कहीं ना कहीं अगर बिहेवियर को नहीं बदलेंगे, है ना, बिहेवियर थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को नहीं लेकर आएंगे, या फिर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को अगर नहीं लेकर आएंगे, यानी कि ह्यूमन को ह्यूमन नहीं समझेंगे, फीलिंग्स नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो इनका मेन फंडा साइकोलॉजिकल स्टिमुलाइज और बेटर वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, जिससे कि वर्कर्स को घर जैसा इन्वायरमेंट लगे, या एटलीस्ट बेटरमेंट फील हो और वो अच्छे से काम कर सके, उसकी तरफ इनका ध्यान ज्यादा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ये जो मैंने कीवर्ड्स ये जो बताया है पहले का, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मतलब क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, तो ये एक ट्रेडिशनल थ्योरी है, ठीक है, जिसका एम्फेसाइज जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन पर ज़्यादा होता है, बल्कि एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वहाँ पर उस पर कम होता है। ठीक है, समझिएगा इस बात को। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना इनके लिए मेन टास्क होता है, भले ही एम्प्लॉय को कुछ भी हो रहा है उससे इनको कोई मतलब नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर एज अ मशीन। ऑर्गेनाइजेशन को क्या कंसिडर किया गया है? मशीन कंसिडर किया गया है, समझिएगा इस बात को। और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके एक कंपोनेंट पार्ट हैं, किसके? मशीन के। यानी कि दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन, और ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इट इज ओनली द पार्ट ऑफ दिस, राइट। ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी मशीन है, और ये जो ह्यूमन रिसोर्स है दिस इज द पार्ट ऑफ इट। ठीक है, कोई फीलिंग्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इसी तरह से काम चल रहा था। इस थ्योरी के कुछ अदर नाम भी हैं। ये सबसे पुरानी थ्योरी है, जिसे एम्पेरिकल थ्योरी, फंक्शनल एंड मैनेजमेंट प्रोसेस अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं, द क्लासिकल थ्योरी हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, सो गाइस देखो, क्लासिकल थ्योरी कंसंट्रेट ऑन द एनाटॉमी ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन through the division of labor, specialization structures, scalar functional process and span of control। जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है वो किन किन चीजों पर वर्क करती है? तो क्लासिकल थ्योरी, सॉरी, जो क्लासिकल थ्योरी हमारी वर्क करती है, दिस इज ऑन कि हमको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर प्रॉपर होना चाहिए, वर्क का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म होना चाहिए, स्केलर चेन का यूज होना चाहिए, फंक्शनल प्रोसेस होना चाहिए, और स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। अब बात आगे मैम, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कैसे होता है, सब पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। अभी आप इतना समझ लो, स्पैन ऑफ कंट्रोल एक तरह से तरीका होता है कि किस तरह से मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को टेक केयर कर रहा है, यानी कि वर्टिकल फॉर्मेट में या फिर वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में कर रहा है, उसके बेस पर स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका है, मतलब एक तरह से कंट्रोल का तरीका। सो ये कंसंट्रेट करते हैं आउटपुट के ऊपर कि ह्यूमन से हमको जितना आउटपुट मिल सके हम उसकी तरफ ये फोकस करते हैं। इन्होंने लेबर को डिवाइड नहीं किया था लाइक उनके जॉब के बेसिस पर कि किसको किस तरह का काम देना है, जो आया उसको हर तरह का काम दे दिया, एक तरह से होमोजीनियस वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पर चलता था, है ना। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको समझ के चलते जाइएगा। इसके बाद एम्प्लॉयज़ जो हैं यहाँ पर
वो रिलेटिवली स्टेबल होते थे इन टर्म्स ऑफ चेंज, क्योंकि उनको नहीं पता चेंज क्या होता है। उस समय पर इस चीज़ को ध्यान दिया भी नहीं जाता था, क्योंकि सिर्फ मेन फंक्शन था कि हमें अपना काम निकलवाना है। फिर इट अज्यूम दैट ऑथोरिटी एंड कंट्रोल शुड बी वेस्टेड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ओनली। यस, यहाँ का जो मेन फंडा था वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइजेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करता था कि एक ही बंदा है जो सारे डिसीजन ले और जो सारी चीज़ों को बताए। इसकी तरफ इनका फोकस जो होता था वो ज़्यादा होता था। तो इट इज़ अज्यूम दैट द ऑथोरिटी एंड द कंट्रोल शुड बी वेस्टेड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ओनली, है ना। सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी जो है वही सारा डिसीजन लेगी, इसकी तरफ इनका ध्यान रहता था। फिर ये थोड़ा क्लोज सिस्टम था। क्लोज सिस्टम का क्या मतलब हो गया कि भाई सेंट्रलाइजेशन है तो क्लोज सिस्टम तो हो गई, क्योंकि डिसीजन लेने वाला जो है वो सिर्फ एक ही बंदा है, कहीं और किसी के पास इंफॉर्मेशन जा ही नहीं रही है। ये प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जैसा आप जानते ही हैं। जो फेरोल के प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात की जा रही है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज़्यादा इंफेसिस किया गया कि लोअर लेवल के जो वर्कर्स हैं उनके वर्क को कैसे और एफिशिएंटली यूज किया जाए। Workforce supposed to be rational economic force. They should be motivated through the economic incentives. जब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आया उस समय पर ये डिसाइड किया गया कि जो भी हमारा वर्कफोर्स है उसको हम इकोनॉमिक इंसेंटिव के थ्रू और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। देन क्लासिकल अप्रोच जो है वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी पर वर्क करती है, जो भी हम देख ही चुके हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्लासिकल अप्रोच को बताते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसी की जो पार्ट है दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, वो क्या कहती है। तो क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमको पता है 3 थ्योरीज आ रही है। कौन कौन सी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, शॉर्ट में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, देन और कौन सी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। राइट, याद हो गया सबको? सबको याद हो गया क्लासिकल में कौन कौन सी थ्योरीज है? तो सबसे पहले जो आपकी आ रही है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। क्या कहती है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी? किसने दी हुई है? तो ये दी हुई है हेनरी फ्योल ने। किसने दी है? हेनरी फ्योल, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन इज बेस्ड ऑन द लार्ज पार्ट ऑफ द थर्ड क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी दैट इज द हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने यहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी दिया हुआ है। ये एक इंजीनियर्स थे और ये माइनिंग एग्जीक्यूटिव थे और एक इंजीनियर थे। ठीक है, माइनिंग एग्जीक्यूटिव और इंजीनियर थे। और इन्होंने जो अपना वर्क है वो बहुत ही इन्होंने क्या किया है, जो अपना वर्क है उसको एक बुक में निकाला है। उस बुक का नाम है इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1916 में आपकी बुक आई थी। और इन्होंने इसी में 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं वो? डिविजन ऑफ वर्क, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure, initiative and splitting off. सबसे पहली चीज ये 14 की 14 आपको याद होने चाहिए, कोई टफ नहीं है, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि इन्होंने काम को डिवाइड कर दिया कि भाई एचआर को एचआर का काम दो, मार्केटिंग को मार्केटिंग का काम दो, जिससे कि जो काम है वो सही तरीके से होना शुरू हो जाएगा। अगर ये काम नहीं किया जाएगा तो काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और लोग क्या करें क्या नहीं करें की कंडीशंस में बने रहेंगे। इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। नाउ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पर्सन काम कर रहा है उसको प्रॉपर ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन होनी चाहिए। यानी कि आपके जो एम्प्लॉयज का जो लीडर है या फिर जो एम्प्लॉय है, या तो हम कह सकते हैं कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पर अगर आप किसी पर्सन को टास्क दे रहे हो तो टास्क के साथ साथ उसको ऑथोरिटी भी दीजिए और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए। ऑथोरिटी इन द सेंस कि मान लीजिए उसका जो काम कर रहा है वो उस दौरान कोई चीज़ खत्म हो गई है, लाइक लोअर लेवल का है, उस दौरान उसने देखा कि कोई रिसोर्स अगर कम पड़ गया है, तो ये जो लोअर लेवल पर जो टीम लीडर्स होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो जाकर रिसोर्सेस जो हैं वो वहां से लेकर आ जाएं और अपने काम को कंप्लीट करें। अगर वो एक इस तरह के काम में लग गए कि यार नहीं अभी तो पहले जाकर मुझे यहाँ से परमिशन, वहां से परमिशन, यहाँ से वहां से, इस तरह से लग गए तो फिर क्या होगा ना, समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा और काम रुक जाएगा।
तो इसलिए ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर लेवल पर जरूरी है ना, सही पर्सन को सही काम करने के लिए देना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि आपका जो प्रॉपर वर्क आप कर रहे हो वो डिसिप्लिन मैनर में होना चाहिए, कि कब किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड होनी चाहिए, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनका वर्क होना चाहिए। अब आता है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फंडा यूज किया गया है। ये वाला जो है यूनिटी ऑफ कमांड, इसके लिए कहते हैं वन हैड वन बॉस। वन हैड वन बॉस का मतलब है कि एक पर्सन के पास में एक ही बॉस होना चाहिए। मान लीजिए एक ये पर्सन है, इसको चार जगह से इसको क्या मिल रहा है ना, ऑर्डर मिल रहा है, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ करूँ कैसे रिपोर्ट करूँ। इसलिए एक बॉस होना चाहिए और एक ही बॉस को जो है ना वो एक पर्सन देना चाहिए जिसको वो रिपोर्टिंग कर सके, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड। समझ गए? अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि डायरेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर पाथ होना भी जरूरी है। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, एक पाथ होना जरूरी है जिससे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। तो इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस भी आपकी जरूरी है, जो बॉस है वो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरेस्ट मीन्स आप सामने वाले के इंटरेस्ट को समझते हुए आपको उसको वर्क देना चाहिए जिससे वो उसमें और ज्यादा बेहतर काम कर सके। रेन्यूमरेशन, हर चीज का पैसा आपको उसमें देना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, जो भी बॉस है या अथॉरिटी है वो आपका एक सेंट्रलाइज मैनर में है, तो जितना भी आप टास्क कर रहे हो आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एक ही पर्सन के हाथ में होगी। ठीक है, अब आता है आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन यानी कि आपका जो भी आप काम कर रहे हो वो एक प्रॉपर चेन से बंधा हुआ होगा, यानी कि एक लाइक आप किसके पास पहले जाना है किसके पास बाद में जाना है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये काम होगा। यानी कि लोअर लेवल को अगर कोई टास्क कंप्लीट करना है तो पहले वो मिडिल पर जाएगी, उसके बाद वो टॉप पर जाएगी। ठीक है, उसी तरह से टॉप को अगर कोई बात पहुंचानी है तो वो पहले वो मिडिल में जाएगी, उसके बाद फिर वो लोअर में जाएगी। बट इसमें एक टर्म आता है वो है आपका गैंग, द टर्म इज गैंग प्लैंक। इसमें ये होता है कि अगर एक ही लेवल के दो पर्सन हैं, इनको अगर आपस में बात करनी है तो उसके लिए इतनी बड़ी चेन फॉलो करने की जगह वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, उस समय पर उन्हें स्केलर चेन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सिमिलर यानी कि हॉरिजॉन्टली अगर आपका एक जैसा हिसाब है तो वहां पर आप ये गैंग प्लैंक को यूज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द गैंग प्लैंक, याद रखना ये वर्ड, ये भी पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है ना? अब बात आती है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब हो गया कि जो भी आप पर्सन दे रहे हो या पीपल दे रहे हो या फिर आपका जो रिसोर्सेज है, इट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर। वो सभी क्या जो है वो आपके प्रॉपर मैनर में होने चाहिए जिससे काम आपका सही तरीके से चल सके। इक्विटी, सभी को समानता होनी चाहिए। जो क्वालिफिकेशन जिसकी अगर किसी ने बीए किया हुआ है तो जितने भी बीए वाले हैं और सेम एक्सपीरियंस 2 इयर्स, तो उनकी सैलरी बराबर होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कम से कम आपकी जो स्टेबिलिटी यानी कि आप कंपनी में कितना रुक रहे हैं, जितना ज्यादा आप कंपनी में रुकेंगे उतना ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी बनेगी, लोगों को पता चलेगा कि यस यू आर द स्टेबल वन, आप एक कंपनी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी ने आपको सिखाया और आप वहां से छोड़कर चल दिए, इसलिए ये चीज बोली गई स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इनिशिएटिव्स, एम्प्लॉय को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि वो कोई भी जो काम हो रहा है उसमें इनिशिएटिव लें और काम को करें। एंड स्प्रिट द कॉप्स, दैट मीन्स कि आप हमेशा टीम वर्क की तरफ फोकस करना चाहिए और टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए जिससे कि वर्क जो है वो और अच्छा हो सके। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स थे। इन्होंने फंक्शंस भी दिए हैं, 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसका मैंने अभी शॉर्ट टर्म बताया था आपको, PO3C, राइट, यानी कि PO3C। सो PO3C आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग वही हो गया कि सारी चीजों को प्लान करके चलना है। जो भी हम प्लान करना चाहते हैं उसके लिए हमें जो भी रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करना है जिससे कि हम सही समय पर सही काम को कर सकें। कमांडिंग का मतलब वही हो गया कि पीपल्स को प्रॉपर कमांड देना जिससे कि हम उनसे काम को करवा सके प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, मतलब एक प्रॉपर इफेक्टिव लीडर होना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशंस में, तभी हमारा जो टीम है वो सही तरीके से काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशन हमारे अपने गोल्स तक पहुंचेगी। हर एक एक्टिविटी पर एक चेकिंग रूल होना चाहिए, यानी कि कंट्रोलिंग प्रॉपर होनी चाहिए
कंट्रोलिंग तभी होगी जब आप किसी भी काम को प्लान कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, फिर उसका आप ये देख रहे हो, फीडबैक देख रहे हो, चेक कर रहे हो कि जो सोचा था वो हुआ है या नहीं हुआ है। दैट इज द कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये 2 पॉइंट थे हमारे फ्यूल से रिलेटेड। अब आ जाओ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्यूल का पार्ट क्लियर है? कोई भी डाउट है आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। साइंटिफिक मैनेजमेंट देखें किसने दिया है, डेवलप बाय F.W. टेलर, ठीक है। और ये जो इम्प्लीमेंट द साइंटिफिक टेक्निक सच एज ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, एनालिसिस एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी ऑफ वर्किंग कंडीशन एंड मैनेजमेंट एट द फ्लोर लेवल इन द फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन यूनिट। इनका जो मेन मोटो था वो फ्लोर लेवल के जो फैक्ट्रीज या प्रोडक्शन यूनिट्स में जो लेबर काम करते थे उनके लिए ज़्यादा था कि उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, या उनको किस तरह से और बेनिफिट दिया जा सके कि उनका वर्किंग एनवायरनमेंट बेटर हो और वो अच्छे से काम करें, उसको लेकर ये बात की जा रही थी। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन वाज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? हमको यहाँ पर फोकस करना है प्रोडक्टिविटी, दूसरा एफिशिएंसी एंड तीसरा इफेक्टिवनेस। इन चीज़ों को फोकस करने के लिए हमारा ये साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आया, ठीक है, क्लियर है। और इसी के लिए क्या दिया गया है, इसी के लिए आपकी यहाँ पर प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं और साथ ही साथ कुछ टेक्निक्स भी दी गई हैं, ओके। सो इन्होंने भी एक बुक पब्लिश की थी 1909 में, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया था द पर्पस ऑफ दैट इज ऑप्टिमाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ जॉब। जॉब को सिंप्लीफाई कर देना जिससे सामने वाले को आसानी हो अपने टास्क को करने के लिए, ठीक है। नाउ इनके जो प्रिंसिपल है दैट इज साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन ऑफ हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है। कुछ बच्चे सोचोगे मैम ये याद कैसे होगा, सिंपल सा रूल है। देखो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस जो है उसको अपनाया है इन्होंने, पहले से जो चला आ रहा था, जो प्रीवियस से पुराने समय से कहते आ रहे थे कि नहीं यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, तो वो वाला जो यही होना चाहिए वाला जो फंडा था ना, इसको इन्होंने हटाया और बोला कि नई चीजों को अपनाओ। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि पत्थर की लकीर को नहीं अपनाना है, हमें हमें साइंस को अपनाना है। क्या नया हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, हमें उसको फोकस करना है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लड़ाई नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, शांति चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, शांति चाहिए। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एक अकेला बंदा ज्यादा काम नहीं कर सकता, काम कौन कर सकता है, जो ग्रुप में रह रहा है, तो टीम वर्क को प्रमोट किया है। डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन, जितने भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं उन सब को का प्रॉपर डेवलपमेंट जरूरी है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो दिस इज दी बेसिक प्रिंसिपल जो आई थिंक आप सभी को याद होंगे, भी नहीं होंगे तो अभी के अभी कर लो, बहुत ईजी है। समझ में आया? मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया तो मीनिंग तो क्लियर हो ही गया होगा, राइट। अब आ जाओ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बहुत ही ईजी है ये भी। साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक है, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सबसे बड़ा टास्क है आप लोगों का, लर्न इट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की सारी टेक्निक्स आज आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। अपने अपने नोट्स बना लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिए, राइट। चलिए, सो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी, डिफरेंशिएशन, पीस वेज सिस्टम एंड मेंटल रिवॉल्यूशन। ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें आपको सारी चीजें मिल रही है। जो वर्क स्टडी है उसके पार्ट्स हैं फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, राइट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की ये जो टेक्निक इन्होंने दी है, इनका कहना है फंक्शनल फोरमैनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, फंक्शनल फोरमैनशिप किसको बिलोंग करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो अगर आपने पढ़ा है तो बताओगे कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ने किया है। किसने दिया है? आपके टेलर ने दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप कहता है कि फैक्ट्री के जो मैनेजर होते हैं वो 2 होने चाहिए। 2 क्यों होने चाहिए? एक ही मैनेजर के ऊपर सारा बर्डन कर देंगे कि वही प्लानिंग भी करे और वही प्रोडक्शन भी करे, तो बड़ी वो लाइक उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा ना, तो वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो इनका कहना था कि फैक्ट्री के मैनेजर्स 2 होने चाहिए, एक वो जो सिर्फ प्लान करे और एक वो जो सिर्फ प्रोडक्शन करे। समझे? एक वो जो सिर्फ प्लान करे, इसका काम है सिर्फ प्लानिंग, ठीक है, सिर्फ प्लानिंग। और इसका क्या काम है? डूइंग, यानी कि वर्क करना। तो प्लानिंग इंचार्ज में कौन कौन आ रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस गार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। अब ये भी नाम याद करने पड़ेंगे। पता चला रूट क्लर्क का आ गया, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ गया कि भाई बताइए फंक्शनल फोरमैनशिप में प्लानिंग इंचार्ज के क्या क्या पार्ट हैं, और उसमें उन्होंने जो लिखे हैं उसमें प्रोडक्शन के भी ऐड कर दिए हैं। अगर आपको याद होगा तो आप सॉल्व कर लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका तो हमारे एनटीयूजीसी नेट में, और नहीं पता होगा तो वही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्लानिंग इंचार्ज, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये पूरा की पूरा आपको इंस्ट्रक्शंस देने का काम करते हैं कि कहाँ पर आपको क्या काम करना है। रूट क्लर्क एक तरह से आपको रास्ता बताते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है काम करने के लिए। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इनका ध्यान रहता है कि जो भी काम दिया गया है वो गिवन टाइम पर और गिवन कॉस्ट के अंदर ही होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद डिसिप्लिन का काम है कि जितना भी ये जो बोला गया है इन सबको प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन करना, कि मैं एक तरह से कंट्रोल करके चलना कि जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से आपका डिसिप्लिन के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो हो गए प्लानिंग वाले, जो सिर्फ प्लानिंग देख रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन वाले। प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं? स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या है कि जिस ये अब क्या कर रहा है ना, ये काम कर रहा है, इन्होंने जो टाइम दिया गया है आप उसी टाइम पर उसी स्पीड में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसको देखना। स्पीड बॉस क्या देख रहा है कि जो काम दिया गया है वो उसी समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसी टाइम पर उसी स्पीड में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि काम आपका 1 घंटे में इतनी यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए थी लेकिन 1 घंटे में आपकी सिर्फ आधी यूनिट प्रोड्यूस होकर रह गई। गैंग बॉस जो है वो ओवरऑल चीज़ों को देखता है, ठीक है, ओवरऑल सारी चीज़ों को देखता है। रिपेयर वाला मेंटेनेंस देखता है, यानी कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मशीन का कोई पार्ट खराब तो नहीं है, उन सारी चीज़ों को देखने का काम रिपेयर बॉस का है। और इंस्पेक्टर का काम होता है कि जो भी टास्क दिया गया है उसका जो उसका रजिस्टर मेंटेन है तो उसको वो फॉलो करता है कि हर पर्सन अपनी जगह पर अपने टास्क को कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको वॉच आउट करना इंस्पेक्टर का काम है। तो इस तरह से प्लानिंग एंड प्रोडक्शन इंचार्ज यहाँ पर आपके दिए गए हैं। क्लियर? अब आ जाओ फिर से प्रीवियस वाली स्लाइड पर। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि आपका जो भी काम है वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना है उतना पूरा आपको दिया होना चाहिए, और वर्क को सिंप्लीफाई कर दो। आपने इतना बड़ा टास्क दिया हुआ है, इसी टास्क को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सामने वाले को समझा दो कि भाई आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये, मतलब आपने जो भी काम दिए हैं उसको आपने एक तरह से सिंप्लीफाई कर दिया। एक पूरा की पूरा काम दे दिया, उसी को आपने डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दिया, ये जरूरी है। फिर आता है वर्क स्टडी, कि वर्क स्टडी यानी कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए क्या होना चाहिए। तो उनके लिए फैटिग स्टडी, यानी कि कितना काम उनको दिया जाए कि उनको थकान भी ना और काम हो जाए, किस तरीके से उनको काम करना है वो बताया जाएगा। इसके ऊपर अलग से हम वीडियो बनाएंगे तब आपको डिटेल बताऊंगी। अभी आप समझ लीजिए इतना कि यहाँ पर वर्कर्स के ऊपर बताया गया है कि वर्कर्स को किस तरह से काम करना है, उसके ऊपर इसको लिया गया है, ठीक है। लाइक वर्कर को थकान की स्टडी, वर्कर के काम करने की स्टडी, उनका क्या कितना टाइम उनको करना है, लाइक 8 आवर्स वर्क करना है, 9 आवर्स करना है, कितना करना है, कितना उनको रेस्ट देना है, उसके लिए स्टडी, एंड किस तरह से उनका काम चल रहा है उसके लिए स्टडी। तो इस तरह से तरीका, और यहाँ पर मोशन स्टडी के वर्क किस प्रोसेस में हो रहा है, थकान की स्टडी और टाइम की स्टडी। तो फैटिग, मेथड, टाइम और मोशन, बेसिकली इससे ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वर्क स्टडी के पार्ट्स के ऊपर, तो आपको एटलीस्ट इनके नाम पता होने चाहिए।
डिफरेंशिएशन पीस वेज सिस्टम क्या बताता है कि जो भी पैसा आप दे रहे हो वो परफॉर्मेंस बेस्ड रेन्यूमरेशन आपको होना चाहिए और साथ ही साथ इंसेंटिव मिलना चाहिए फॉर द मोटिवेशन। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड रेन्यूमरेशन प्रोवाइडेड होना चाहिए, जैसे कि ये इनका कहना था। ठीक है, डिफरेंशिएशन पीस वेज सिस्टम। Then employee and management consider themselves as a manager of मेंटल रिवोल्यूशन कब मिलेगा? जब हमारे जो मैनेजमेंट है और एम्प्लॉयज के बीच में एक हार्मोनी क्रिएट होगी, बढ़िया सा रिलेशन क्रिएट होगा। और वो कब होगा? जब मैनेजमेंट इसके को अपना पार्ट समझेगा, ये समझेगा कि वी आर वर्किंग एज अ फैमिली। तो यही कहा गया है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट में। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि चीज़ें सारी समझ में आई हों। एक बार दोबारा से आपको रिव्यू करा देती हूँ सारा की सारा, और कोई भी डाउट है तो आप बता देना, वैसे तो होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा है आज। तो आज हमने देखा है मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स क्या है, कौन कौन से थ्योरिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, क्लासिकल थ्योरी क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। और फिर हमने देखा कि क्लासिकल थ्योरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एंड द टेक्निक एंड फंक्शनल फॉर्मेशन। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, समझ में आया नहीं आया ये भी जरूर बताना, अपने नोट्स बनाते चलना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। आज आप लोगों को जो वीडियो जिस टाइम पर मिल रहा है, कल भी उसी टाइम पर आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो बी रेडी फॉर इट। थैंक यू सो मच।